हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई मज़े से चल रही होगी। मैं अवधेश कुमार आप सभी लोगों का मुकामा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक गवर्नर जनरल से संबंधित है और आज के वीडियो में मैंने ऑप्शनल और वन लाइनर दोनों ही एक साथ ऐड करके इसमें डाल दिया है। आज का पहला सवाल है, भारत के सिविल सेवा का जनक, भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवा का जनक माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसको माना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था, तो पहला एंग्लो बर्मा युद्ध जो है सो 1824 से 1826 के बीच हुआ था। 1824 से 1826 के बीच एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था। बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था। बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है सो सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति जो है सो किसने बनाई थी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति जो है सो लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, ये राजहरप नीति से हिंदी में कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन जो आया था 1858, भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था, तो 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है सो 1919 में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है, तो अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष तक अवतरित किए गए। अच्छा, ये बात गलत है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है सो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रशासनिक सेवा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। उसने बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली लागू की। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है सो कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण किया था 1793 में, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर जो कि आधारित था, और बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली भी लागू की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय है वह 1786 से 1793 तक है और इसे प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाते हैं, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। रिपन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1878 रद्द किया था। भारत समाचार पत्र अधिनियम जो है सो किसने रद्द किया था, तो रिपन ने रद्द किया था। कब किया था, तो 1878 में किया था। लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड रिपन ने की थी। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्था की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने की थी। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना
निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? तो स्थानीय स्वशासन की स्थापना में रुचि जो है सो लिया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। 1882 में रिपन ने अपने कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जो कि ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्ड, प्रत्येक जिले के लिए जिला उप विभाग, तालुका बोर्ड तथा नगरों में नगरपालिका स्थापित की। 1882 में रिपन जो है सो अपने कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं स्थापित की। रिपन का जो समय है कार्यकाल 1880 से 1884 तक है और ये स्थानीय स्वशासन संस्था के अंतर्गत ग्रामीण प्रदेश में ये जो आते हैं स्थानीय बोर्ड, प्रत्येक जिला में जिला उप विभाग, तालुका बोर्ड, नगरों के नगरपालिका, ये सभी स्थानीय स्वशासन संस्था के अंतर्गत आते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था। इसे जॉर्ज विवेट ने डिजाइन किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने किया था? तो जॉर्ज विवेट ने गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन जॉर्ज विवेट ने किया था। वर्ष 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ और इसका निर्माण ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था। सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में गोरखाओं की पूर्ण पराजय हुई। परिणाम स्वरूप 1816 में कंपनी एवं गोरखा के मध्य सुगौली की संधि हुई। इस संधि के द्वारा कंपनी को गढ़वाल व कुमायूं के जिले प्राप्त हुए। गोरखाओं ने सिक्किम को भी खाली कर दिया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक लड़ा गया, जिसमें 1816 में जो है सो ये गोरखों की हार हो जाती है और उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, उन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने गोरखाओं को हराया था और कंपनी तथा गोरखा के बीच अर्थात अंग्रेज तथा गोरखा के बीच सुगौली की संधि 1816 में हुई थी और इस प्रकार से 1816 में सुगौली की संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ। भारत में प्रथम क्या था? निम्नलिखित में से प्रथम क्या था? तो दो सरकार जो है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग दो सरकार जो है, ठीक है ना, ये प्रथम था। दो सरकार कहने का मतलब हुआ द्वैत शासन। दो सरकार कहने से आशय है द्वैत शासन। द्वैत शासन प्रणाली का संबंध क्लाइव से है जो कि 1765 से 1767 के बीच में यह चला था। जो कि ये आपको कब चला था? तो यह जो है सो आपको द्वैत शासन क्लाइव के समय से चला था 1765 से 1767 ईस्वी के बीच। स्थानीय बंदोबस्त 1793 का संबंध कॉर्नवालिस से है, जबकि सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली से है और गोद की नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। गोद की नीति जो है सो किस से संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। सहायक संधि संबंधित है लॉर्ड वेलेजली से, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से और द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित है। द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव से 1765 से 67 तक, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 के बीच और गोद की नीति लॉर्ड डलहौजी जिसका कार्यकाल है 1848 से 1856 के बीच। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया था? वेलेजली जो है सो किस राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो सहायक संधि किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है।
वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? वह गवर्नर जनरल जिसने भारतीय शासन के सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था, रिचर्ड काले वेलेस्ली, जिसे मार्क्विस ऑफ वेलेस्ली के नाम से स्मरण किया जाता है, 1798 में सर जॉन सॉर के पश्चात भारत का गवर्नर जनरल बना। उसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी शासन के अधीन लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग जो है सो किसने किया? तो ये जो है गवर्नर कौन बना? तो लॉर्ड वेलेस्ली बना। इसका पूरा नाम है रिचर्ड काले वेलेस्ली। वेलेस्ली को मार्क्विस ऑफ वेलेस्ली के नाम से भी जाना जाता है। मार्क्विस ऑफ वेलेस्ली के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1798 में सर जॉन सॉर के पश्चात जो है सो वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बना और वेलेस्ली जो है सो सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? बंगाल का शेर जो है सो लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को कहा था। बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किन किन राज्यों के द्वारा किया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। इसने हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर राज्यों के साथ सहायक संधि की। वेलेस्ली जो है सो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर राज्यों के साथ सहायक संधि की थी। सर्वप्रथम हैदराबाद 1798 तथा 1800 ईस्वी में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, पेशवा दिसंबर 1801 में, बरार के भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर ये सभी सहायक संधि के तहत लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने साम्राज्य में मिलाया था और लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? निम्नलिखित में से जो है सो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 उसका टाइमिंग जो है कार्यकाल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो अपने पद पर 1833 से 20 मार्च 1835 तक रहा। चार्टर अधिनियम 1833 लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही बना था और उसी के अकॉर्डिंग जो है सो मैंने गलत बोल दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 1833 चार्टर एक्ट जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही आया था, लागू हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग उसने अपने पद पर 1833 से 20 मार्च 1835 तक रहा। निम्नलिखित में से किसके वायसराय कार्य में रॉलेट एक्ट पारित हुआ? रॉलेट एक्ट जो है किसके समय में पारित हुआ था? तो चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि 1916 से 21 तक रहे थे के समय में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुए? मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुए? तो जॉन द्वितीय के समय में जो है सो मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर हुआ था। ब्रिटेन के इतिहास में मैग्ना कार्टा
1215 ईस्वी पर जॉन द्वितीय द्वारा हस्ताक्षर करना एक महत्वपूर्ण घटना थी। 73 धाराओं वाले इस चार्टर पर भारी करों से त्रस्त एवं अधिकारों से वंचित सामंतों, पादरियों व जनता ने मिलकर 1215 ईस्वी में राजा जॉन द्वितीय को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। ब्रिटेन के इतिहास में मैग्ना कार्टा 1215 का समय है, पर जॉन द्वितीय द्वारा हस्ताक्षर करना एक महत्वपूर्ण घटना थी। 73 धाराओं वाले इस चार्टर पर भारी करों से त्रस्त एवं अधिकारों से वंचित सामंतों, पादरियों, जनता ने मिलकर 1215 में राजा जॉन द्वितीय को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह जो है सो अगस्त घोषणा 1917 के द्वारा किया गया। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह घोषणा अगस्त घोषणा 1917 द्वारा बताया गया था। अर्थात अगस्त घोषणा कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा हुई थी। उसमें क्या बातें कही गई? तो भारत में धीरे धीरे करके एक सरकार बनाने की बात कही गई अगस्त घोषणा के तहत। भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को की गई घोषणा अगस्त घोषणा के नाम से जानी जाती है। भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को की गई घोषणा अगस्त घोषणा के नाम से जानी जाती है। इसमें उन्होंने कहा, महामहिम सम्राट की सरकार की नीति यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए उत्तरदायी प्रणाली भारत में स्थापित हो और यह अंग्रेजी साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया गया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। तो मॉन्टेग्यू द्वारा जो है सो 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा हुई जिसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है और इसका यही उद्देश्य था कि भारत में धीरे धीरे सत्ता स्थापित कर ली जाए। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो दोहरी शासन नीति को जो है सो लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। दोहरी शासन नीति को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त किया गया। 1858 के एक्ट के द्वारा भारत राज्य सचिव को उस समय तक डायरेक्टर्स के बोर्ड तथा नियंत्रण बोर्ड दोनों बोर्ड द्वारा शक्तियां प्राप्त हो गई। इस प्रकार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू दोहरे शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इस समय लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश वायसराय थे। उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे और उनके समय में 1858 एक्ट के तहत जो है सो ये जो है शक्तियां जो प्राप्त थी वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट उसे समाप्त कर दिया गया था। अर्थात पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 में पारित हुआ था और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो कानून बने थे 1858 के तहत उसे दोहरे शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया? ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया? तो 1773 में। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया। नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में कंपनी के संविधान में परिवर्तन किए गए। इस प्रकार कंपनी के एक छत्र राज्य पर ब्रिटिश हुकूमत का नियंत्रण स्थापित होने लगा। आगे है मिलान करने के लिए, तो हम लोग सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजी वायसराय और उसके शासनकाल के दौरान घटित घटनाएं जो है, अंग्रेजी वायसराय और उसके शासनकाल के दौरान घटित घटनाएं हैं, ये किससे कौन संबंधित है?
तो शिमला समझौता किससे संबंधित है? तो लॉर्ड बेवेल से। मोपला विद्रोह रीडिंग से। सांप्रदायिक पुरस्कार वेलिंगटन से। पाकिस्तान के लिए प्रथम मांग लिनलिथगो से। पाकिस्तान के लिए प्रथम मांग लॉर्ड लिनलिथगो। सांप्रदायिक पुरस्कार वेलिंगटन। मोपला विद्रोह रीडिंग। शिमला समझौता बेवेल। फिर मिलान करना है तो हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये प्रश्न भी है मिलान करने का, तो हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा भारत में शिक्षा एवं सामाजिक सुधार की पहल की गई थी। भारत में शिक्षा एवं सामाजिक सुधार की पहल किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई। चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा भारतीय प्रेस प्रतिबंध को हटाया गया था। भारतीय प्रेस प्रतिबंध को जो हटाया गया था किसके द्वारा? तो चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ। तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। भारत में शिक्षा एवं सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। भारतीय प्रेस प्रतिबंध हटाया चार्ल्स मैटकॉफ द्वारा। बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फिर अगला सवाल फिर मिलान करना है तो हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में फारसी के स्थान पर उर्दू को न्यायालय की भाषा बनाई गई। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में फारसी के स्थान पर उर्दू को न्यायालय की भाषा बनाया गया। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 तक का है और इसी दौरान जो है सो फारसी के स्थान पर उर्दू को न्यायालय की भाषा बनाया गया 1837 ईस्वी में। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में रंजीत सिंह के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमृतसर की संधि की थी। मिंटो प्रथम का कार्यकाल है 1807 से 1813 और लॉर्ड मिंटो तथा रंजीत सिंह के बीच जो है सो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। एलनबरो के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति पर सिंध का भारत में विलय कर लिया गया। एलनबरो के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति पर सिंध का भारत में विलय कर लिया गया। एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 1844 तक का है। डलहौजी के कार्यकाल में पब्लिक वर्कर्स विभाग स्थापित किए गए। डलहौजी के कार्यकाल में पब्लिक वर्कर्स विभाग स्थापित किए गए और डलहौजी का कार्यकाल जो है सो 1848 से 1856 तक का है। अगला सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था। तो ये 1858 ईस्वी के तहत हुआ था। 1858 ईस्वी के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? तो 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के समस्त अधिकार जो है सो भारत सचिव को सौंप दिए गए। 1858
ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो हुए भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ 1858 ईस्वी के तहत। लॉर्ड कैनिंग 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय बने एवं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। इसके बाद कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया था तथा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। ये उसी समय की घटना है और उस समय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त किया गया? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है सो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत मिली। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है सो अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी और उस समय भी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। 1861 का जो अधिनियम है वह दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व को नामजद करके उन्हें विधायी कार्यों से संबद्ध करने का अधिकार दे दिया। दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों को विकेंद्रीकरण कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। यह अध्यादेश जो था यह जो है अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता था। 1861 के तहत जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली गवर्नर को, उसकी समय सीमा अधिकतम 6 माह तक थी। निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? तो उपयुक्त सभी, मतलब किसे जो है सो नागपुर, झांसी, सतारा, इन सभी को अपने राज्य में ब्रिटिश द्वारा मिला लिया गया। नागपुर, सतारा, झांसी, इन सभी को अर्थात हड़प लिया गया, विलय कर लिया गया। ठीक है ना। इसमें से कौन कौन से भारतीय राज्य थे या किसके काल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ या किस गवर्नर ने राज्य हड़प नीति का सिद्धांत अपनाया था? तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात विलय नीति या राज्य हड़प नीति, ये डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया और इसके तहत जो है सो सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सभी का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया। तो सतारा का विलय 1848 में, जैतपुर तथा संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, इन सभी का विलय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत, विलय नीति, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सभी बातें एक ही है। इसके तहत डलहौजी ने इन सभी राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। जबकि दूसरे एंग्लो सिख युद्ध 1848-49 के बीच जो लड़ा गया के पश्चात पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिए गए। पंजाब का जो है सो विलय दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद 1848-49 के बाद पंजाब का भी विलय डलहौजी के द्वारा कर लिया गया। निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य
ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित नहीं किए गए थे। तो इसमें जो है सो ग्वालियर जो है सो ये अधिग्रहित नहीं किया गया। सिंध, अवध और सतारा ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। सतारा को डलहौजी द्वारा 1848 में, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में डलहौजी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। सतारा को डलहौजी ने 1848 में, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में डलहौजी ने इसे अधिग्रहित कर लिया था। 1843 में चार्ल्स नेपियर ने संपूर्ण सिंध को जीत लिया और अगस्त 1843 में सिंध अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया, परंतु ग्वालियर पूर्ण रूप से अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था। ग्वालियर जो है सो अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित नहीं कर पाया गया था, जबकि 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को जीत लिया था और अगस्त 43 में सिंध को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य जो है सो ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो किस ब्रिटिश गवर्नर द्वारा डाक टिकट का प्रचलन किया गया था भारत में? तो लॉर्ड डलहौजी जो है सो डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया था भारत में। डाक टिकट किससे संबंधित है? तो डलहौजी से। डाक टिकट डलहौजी, डॉ से डाक, डॉ से डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कर भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया। सैन्य सुधारों के अंतर्गत डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। 1854 में डलहौजी ने नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया। उसके तहत सैन्य सुधारों के अंतर्गत डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय जो है सो कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया तथा सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। टेलीग्राफ सेवा, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ? भारत में टेलीग्राफ सेवा जो है सर लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रारंभ हुआ था। टेलीग्राफ सेवा लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में टेलीग्राफ सेवा का शुभारंभ किया और ओ सेंधनेसी का विद्युत टेलीग्राफ का अध्यक्ष नियुक्त किया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1850 में टेलीग्राफ सेवा का शुभारंभ किया गया और विद्युत टेलीग्राफ का अधीक्षक किसको नियुक्त किया? तो ओ सेंधनेसी को विद्युत टेलीग्राफ का अधीक्षक नियुक्त किया। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है? तो कलकत्ता में है। और इसका निर्माण किसके समय में हुआ? तो इसके बारे में बताया जा रहा है। जनवरी 1901 में लॉर्ड कर्जन ने इसके निर्माण के सुझाव दिए थे। लॉर्ड कर्जन जो है सो जनवरी 1901 में इसके निर्माण के सुझाव दिए थे। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1906 से 1921 के बीच में हुआ और इस प्रकार इसका निर्माण मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ। चूँकि यह जो है 1906 से 1921 तक में ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना और उस दौरान मिंटो जो कि 1905 से 1910 तक रहा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कि 1910 से 1916 तक रहा और चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहा। अर्थात इसको बनने में जितना समय लगा उस समय के तहत 3 गवर्नर जो है बने, मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और चेम्सफोर्ड। इसका निर्माण कार्य 4 जनवरी 1906 को लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में शुरू हुआ था। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर्स के अध्यक्ष सर विलियम एमर्सन द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन प्रस्तुत किया गया था। ये जो है विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन किसने प्रस्तुत किया था? तो सर विलियम्स एमर्सन ने, जो कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में था। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा
तार संबंध कब स्थापित किया था? अंग्रेजों ने भारत और इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? तो 1865 में जो है सो भारत और इंग्लैंड के बीच सीधा तार सेवा शुरुआत हुआ था 1865 ईस्वी में। गवर्नर जनरल सर जॉन लॉरेंस जो है उसके कार्यकाल में 1865 में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी। भारत में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो है सो 1865 में शुरू हुई थी। सर जॉन लॉरेंस उस समय गवर्नर जनरल थे। उनका कार्यकाल 1864 से 1868 तक था और यह सेवा भारत और यूरोप के बीच शुरू हुई थी। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ 1865। भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसके समय में इंडियन पीनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी पारित किए गए? किसके समय में इंडियन पीनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी पारित किए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में यह पारित किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है सो इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये सभी लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुए थे। वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो है सो उसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। उसके कार्यकाल में जो है सो इंडियन पीनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी पारित किए गए थे। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है सो 1760 में किनके बीच लड़ा गया था? तो तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजी फौज और फ्रांसीसी फौज के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 में लड़ा गया था। बांडीवास के युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह भी जो है उसी से संबंधित है। 1760 में बांडीवास नामक स्थान पर फ्रांसीसियों को पराजित किया था अंग्रेजों ने और बुस्सी को युद्धबंदी बना लिया था। 1757 से 1763 के दौरान तीसरा कर्नाटक युद्ध अंग्रेजी और फ्रांसीसी फौज के बीच लड़ा गया था। इसमें सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 1760 में बांडीवास नामक स्थान पर फ्रांसीसियों को पराजित किया और बुस्सी को युद्धबंदी बना लिया। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? तो पांडिचेरी थी। 1701 में पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया। फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया था इसके साथ साथ मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक भी नियुक्त किया गया था। किसको? तो पांडिचेरी को जो है सो मुख्यालय बनाया गया और फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक के रूप में जो है सो मार्टिन को नियुक्त भी किया गया। अब वन लाइनर क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी को नौकरशाही में राइटर एक लिपिक था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरशाही में राइटर एक लिपिक था। 1745 में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले जो थे वो पांडिचेरी में बने थे, वो 1745 में। दोहरे प्रशासन की नीति ड्यूअल गवर्नमेंट को 1765 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में प्रारंभ किया। दोहरे प्रशासन की नीति बंगाल से प्रारंभ हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1765 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। वैसे गवर्नर जनरल जिसकी हत्या कर दी गई लॉर्ड मेयो। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग्स बना। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी जो अनियमित थी।
सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। 1798 हाँ, तो ये भारत में प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, जो कि अनियमित थी, जबकि नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था सहायक संधि। लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद न्यायिक समानता से जुड़ा था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान इल्बर्ट अधिनियम विवाद न्यायिक समानता से जुड़ा था। भारत के साथ एकीकरण के पूर्व पांडिचेरी फ्रांस के अधीन था। भारत के साथ एकीकरण के पूर्व पांडिचेरी फ्रांस के अधीन था। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जब पारित किया गया, पिट्स अधिनियम 1784, उस समय वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था। अवध के नवाब को जबरन अपना आधा राज्य 1801 ईस्वी में कंपनी को सहायक संबंध की शर्त पर दिया गया। अवध के नवाब को जबरन अपना आधा राज्य 1801 ईस्वी में कंपनी को सहायक संबंध की शर्त पर दिया गया। 1856 में अवध के विलय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। 1856 में अवध के विलय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब को कोलकाता निर्वासित कर दिया गया। अंग्रेज भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार अर्थात बढ़त डलहौजी के समय के दौरान हुआ था। अंग्रेज भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो डलहौजी के समय में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के। तब तक अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मोकामा क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसमें कुछ त्रुटि रह जाती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, एक सुझाव दें, ताकि मैं इस क्लास को बेहतर से बेहतर कर सकूं। फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी और मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।